चलिए जल्दी से आप सब कॉपी निकालिए। हम लोगों ने कल एक रिलेशन लिखा था ना, ध्यान कर तो। वायर को जब स्ट्रेच करते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होता है, जल्दी बोलो। वायर को अगर स्ट्रेच करेंगे तो आर प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देना है शब्द पे, स्ट्रेच वर्ड यूज होना चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रेच पे स्ट्रेच नहीं रहे तो आर प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। लेकिन जब स्ट्रेच कहेगा आपको यहां ध्यान देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रेच करने पे वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। अरे स्ट्रेच करने पे वॉल्यूम क्या रहता है, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आप यूज करोगे जब बोलेगा कि लेंथ को स्ट्रेच किया गया। वैसे ही अगर लेंथ को स्ट्रेच किया गया और एरिया के साथ पूछेगा तो 1 अपॉन क्या, यानी एरिया के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही था ना। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो तो। इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, फटाफट लिखिए। इसका मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, इससे एक ऑब्जेक्टिव आएगा। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा और एक क्वेश्चन बता रहा हूं उसको भी ध्यान रखिएगा। इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाई 50%, if a wire is stretched by 50%, then find percentage change in resistance, then find percentage change in resistance, then find percentage change in resistance। आपने बचपन में जो परसेंटेज का क्वेश्चन किया होगा ना, वैसा ट्रिकी क्वेश्चन है। मेथड तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन पूरा मेथड नहीं लगाएंगे, ट्रिक से फटाक से सॉल्व कर देंगे। कैसे करोगे, मैं करके बताऊं, आप कर लोगे। ओए सुनो, मान लो पहले लेंथ था 1, टेक्निक सुनो। मान लो पहले लेंथ कितना, तो अगर 50% बढ़ गया तो अब कितना हो जाएगा, 1.5। मैं क्या कह रहा हूं पता है, परसेंटेज अगर आपको बचपन की आती है, पूरा लंबा चौड़ा मेथड से करोगे अलग बात है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको कैसे करना है वो सुनो। अगर पहले किसी का लेंथ था 1 और आपने कहा कि 50% बढ़ गया तो अब कितना हो जाएगा, 1.5। अब मुझे बताओ, रेसिस्टेंस एल का स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो। हम जानते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पे लिखूं आर प्रोपोर्शनल टू, पहले अगर हमारा एल था तो अब 1.5 एल होगा, पहले अगर 1 था तो अब 1.5 होगा। तो अगर मैं 1.5 का स्क्वायर करूं, कितना आ गया, यह आ जाएगा 2.25। क्लियर है इतना? अब आपको क्या करना है, सुनो। जितना ये वैल्यू निकल के आया उसमें से 1 हटा दो। क्यों 1 हटा दो? क्योंकि पहले तो 1 था, मैंने माना ना लेंथ, और 1 का स्क्वायर करते तो रेसिस्टेंस 1 ही रहता। इसमें से 1 हटाओगे तो क्या बनेगा, 1.25। और इसको परसेंटेज बनाना है, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। कितना आ गया आपका, 125% बढ़ जाएगा क्या, रेसिस्टेंस। नहीं समझे? जैसे आपको बोलेगा रेसिस्टेंस जो है, आप लेंथ जो है वो 30% बढ़ गया, बताइए रेसिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा। सुनो टेक्निक, डायरेक्ट ओरली करना है। मान लीजिए आपको कह रहा है कि किसी का लेंथ 30% बढ़ा, तो मान लीजिए पहले उसका लेंथ था 1, तो अब कितना हो जाएगा, 1.3। 1 अब 1.3 का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो 1.3 का स्क्वायर कितना, 1.69। 1 हटाओ, कितना बचा, अरे 1.69 में एक्स्ट्रा कितना है, 1 तो पहले से ही था, तो एक्स्ट्रा कितना है 0.69, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 69%। अब टेक्निक समझे कुछ? आपको बोलेगा 20% लेंथ बढ़ गया, करो खुद से ओरली। 20% लेंथ बढ़ गया, तो इसका मतलब पहले 1 था तो अब 1.2, उसका स्क्वायर 1.44। 1 को हटा दो, उसमें से माइनस कर दो 1, कितना बचा, 0.44, यानी कितना परसेंट बढ़ा, 44%। लॉजिक समझे? तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। यहां पर बोला था उसने आपको 50% बढ़ा, तो मैंने 1.5 निकाला, उसका स्क्वायर किया। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं आर प्रोपोर्शनल टू, इसको जैसे आपने स्क्वायर किया ये बन गया 2.25। 1 तो पहले से था, पहले के रेजिस्टेंस को 1 मान रहे हैं, तो 1 अगर पहले से था तो इसमें से 1 हटा दीजिए, 1.25 इंटू 100, 125% निकल के आ गया। लिखिए, एक और लिखो, 2-4 फटाफट लिखो, खुद से कर लेना आप। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, लिखिएगा। इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 10%, if a wire is stretched by 10%,
इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 10%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस। देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस। खुद से कर लीजिए। मान लीजिए पहले उसका रेसिस्टेंस, पहले लेंथ 1 था। मैं आपको पूरा मेथड एकदम लंबा चौड़ा स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा हूं, जस्ट ट्रिक से कर लो। पहले अगर 1 था तो अब कितना, 10% बढ़ा है तो कितना हो जाएगा 1.1, उसका स्क्वायर कर दीजिए। कीजिए, सही बच्चों का आंसर आना चाहिए। 1.1 का जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा 1 पॉइंट, इसमें से 1 हटा दीजिए, कितना बचा 0.21 ना, यानी 0.21 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये परसेंटेज बन जाएगा कितना परसेंट, 21%। अच्छा सुनना, एक चीज और बता रहा हूं, एक ट्रिक सुन लो। जो एकदम बेवकूफ है उसको बिल्कुल सॉल्व करने का मूड जितना रहेगा उसका डबल कर देना लगभग, और जितना रहेगा उसका क्या कर देना 10 का डबल। देखो उसके आसपास है आंसर, लेकिन फिर यही है, ये ऐसा आंसर आपका तभी सही होगा जब ऑप्शन दूर दूर हो। अगर ऑप्शन दे दिया 20, 21, 22, 23 तब तो गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन अगर दे दिया 10%, 21%, 31%, 41% तो आपका आंसर। और ये वाला ट्रिक कहां तक बिल्कुल सही काम करता है, 2-3% तक रहेगा ना, बोलेगा 2% बढ़ा 3% बढ़ा तो वहां पे एग्जैक्ट काम करेगा। 1 से लेके 3% तक अगर लेंथ बढ़ रहा हो तो सॉल्व करने की जरूरत, सीधा उसका डबल कर दो। जैसे एग्जांपल सुनो, एक वायर का लेंथ 2% बढ़ा, रेसिस्टेंस कितना परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस होगा 4, वहां बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, बहुत कम एरर, 4 रहेगा ऑप्शन में। अगर वायर को 1% स्ट्रेच किए रेसिस्टेंस, और आप जानते हो ना बिहार बोर्ड जानता है कि आपको ये सब गुना भाग करने में तकलीफ होगा, इसलिए बिहार बोर्ड या तो 1% पूछता है या तो 2% पूछता है, यानी आप डायरेक्ट उसको डबल करेंगे आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। एक और लिख लो जो कई बार पूछा एग्जाम में, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 1%, if wire is stretched by 1%, then find percentage change in resistance। 1 से 3% तक में एक्यूरेट आता है बहुत। if wire is stretched by 1%, then find percentage change in resistance। बोलिए क्या होगा, डायरेक्ट आंसर, इसको सॉल्व भी नहीं करना है। कितना, अगर मैंने क्या कहा 1 से लेके 3% तक का अगर क्वेश्चन आए तो सीधा आप डबल कर दीजिएगा, सॉल्व करने की जरूरत दिमाग में रखना। तो कितना परसेंट मैंने कहा, 1% अगर लेंथ स्ट्रेच हुआ तो रेसिस्टेंस कितना बढ़ेगा 2%, आंसर। यानी परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस क्या लिखोगे 2%, आंसर। ये कैसे निकला होगा, पहले वाले ट्रिक से। मान लीजिए पहले था लेंथ 1 तो बाद में लेंथ 1.01, उसी का क्या किए स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके देखना, जो आएगा उसमें से 1 हटाना, यही आंसर आ जाएगा। 1 से लेके 3% तक में डायरेक्ट डबल कर दीजिएगा, सॉल्व करने की जरूरत, लेकिन 10%, 20%, 30% अगर दे दे तब आप सॉल्व करना, अगर आप एक्यूरेट आंसर चाहते हैं तो। अगर ऑप्शन दूर दूर रहा तब तो डबल से काम चल जाएगा, अगर ऑप्शन नजदीक नजदीक रहा तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। एक और लिख लो, if wire is stretched by 30%, if wire is stretched by 30%, find percentage change in resistance। if wire is stretched by 30%, then find percentage change in resistance। अब जैसे देखिए इसका डबल करोगे तो क्या होगा 30 इंटू 260, तो उसके आसपास आंसर आएगा एग्जैक्ट 60। 1 से 3% तक में आंसर एक्यूरेट आता है, उसके बाद आपका आंसर उतना एक्यूरेट नहीं आता है, लगभग आपको आइडिया मिलेगा सिर्फ। बोलो अगर पहले 1 था तो 30% का मतलब, अरे ये तो पता होगा सबको, कितना 1.3 और उसका क्या कर दो स्क्वायर, बोलिए 1.69, 1 हटाओ इसमें से, कितना बचा 69% आपका रेसिस्टेंस बढ़ा है। अच्छा ये 1 से अगर ज्यादा आ रहा है 1 घटाने पर, मतलब इसमें देखिए 1 से अधिक है ना 1.69, इसका मतलब रेसिस्टेंस बढ़ा है। अगर यही वैल्यू 1 से कम रहता तो रेसिस्टेंस घटता। समझे टेक्निक? एक और दो घटने वाला, बोलो छोड़ो, वैसे घटने वाले की जरूरत नहीं है,
वो भी आप कर लोगे, सेम लॉजिक है। तो आप ये समझना, इतना ध्यान रखना सिर्फ, बिहार बोर्ड कौन सा क्वेश्चन पूछता है? 1% वाला, अब तक 3-4 बार पूछा है। तो ये करके जाना, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसका डबल। बाकी पूरा मेथड भी आपको पता है, पहले 1 मान लेंगे, बाद में 1.01 उसका करेंगे स्क्वायर, जब आप करके 1 को घटाएंगे तो आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है ना, परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन था, कर लीजिएगा। चलिए आप लोग जल्दी से हेडिंग डालो तो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ही है ये भी कंसेप्ट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का मतलब रो और रेसिस्टेंस का मतलब आर। बस इसमें आपको ना याद रखना है 2 ही शब्द, थोड़ा उसको समझाने के लिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लो। आप सभी को पता है क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। अरे टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस, और टेम्परेचर के बढ़ने से नॉन कंडक्टर या सेमी कंडक्टर का रेसिस्टेंस। आपको याद सिर्फ इतना ही रखना है, क्यों ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन आपको याद सिर्फ ये रख के जाना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। पूछेगा एक कंडक्टर को अगर गर्म किया जाए, एक कंडक्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, तो बताइए उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? ऑप्शन दे देगा इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, फिर टेम्परेचर घटने से रेसिस्टेंस, वैसे ही उल्टा होता है किसमें? नॉन कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या सेमीकंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो उसका रेसिस्टेंस कम होते जाता है। सेमीकंडक्टर आप सब पढ़े थे ना, जब उसको टेम्परेचर देते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाती है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ये सब पढ़े थे ना। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है, कंडक्टर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है, इतना ही तुमको याद करना है बस। एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने से घटता है। अब ऐसा क्यों होता है, इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं डिटेल में। देखो, आप सबको एक फॉर्मूला कल बताए थे, शायद याद होगा, R इक्वल टू क्या पढ़े थे आप? रो एल बाई ए। लेकिन इससे एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे और इस फॉर्मूला को तोड़ना होगा। बोलो इसका फॉर्मूला क्या बना था वास्तव में? ml ne स्क्वायर टाउ इंटू। अब देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो मैंने बोला था रिजल्ट उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर का आपने टेम्परेचर बढ़ाया, और मैं देखना चाहता हूं इफेक्ट कि बताइए उसके एन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एन क्या है? मुझे यह देखना है कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने से एन पे क्या फर्क पड़ता है, फिर मुझे देखना है कि उसके रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ता है, फिर मुझे देखना है कि उसकी रेसिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, और तब देखेंगे कि उसके रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। सब पता लग जाएगा। तो मुझे ये बताओ, एक कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, कंडक्टर क्या बढ़ाएंगे, तो मुझे बताइए एन पे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब एक कंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या फ्री रहते हैं सारे? अरे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या और कोई बॉन्ड टूट के और इलेक्ट्रॉन फ्री होगा? कंडक्टर में क्या और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जिसको हीट अप करके उसके बॉन्ड को ब्रेक करे और फ्री कर दे? कंडक्टर में ऐसा अवेलेबल? तो कंडक्टर में जो n का वैल्यू है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है? कांस्टेंट। कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने वाला। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से फ्री है। अच्छा, टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या था? टक्कर करने का टाइम। अरे कॉलिजन का टाइम ही तो था। तो आप मुझे बताइए, जब आप किसी चीज को टेम्परेचर देंगे, जब आप किसी चीज को गर्म करेंगे, तो वहां पर कॉलिजन के चांसेस बढ़ेगा या घटेगा? सोचो आप जरा, यहां आप बैठे और आग लग जाए, टेम्परेचर बढ़ गया, तो आप मुझे बताइए सब आराम से बैठे रहोगे या भागोगे? और जब सब भागेगा तो क्या आपस में कॉलिजन होगा? तो कॉलिजन के नंबर्स बढ़ जाएंगे या कम होगा? नॉर्मल जो आप निकलते हैं वो, और जब बहुत ज्यादा पैनिक होने की वजह से आप भागोगे वो, इन दोनों में ज्यादा कॉलिजन कब होगा? पैनिक होने पे। टेम्परेचर बढ़ा, आग लगी, पैनिक हो गए। अब जब आप पैनिक हो गए तो कॉलिजन हुआ, और बहुत सारा कॉलिजन हुआ, इसका मतलब कॉलिजन करने में टाइम
ज्यादा या कम? ज्यादा कॉलिजन अगर हो रहा है इसका मतलब जल्दी जल्दी कॉलिजन हो रहा है। जैसे मान लीजिए पहले 10 बार टकराते थे 1 मिनट में, अब सब एक साथ भागा इसलिए आप 100 बार टकराए 1 मिनट में। तो आप अगर ज्यादा बार टकरा रहे हैं तो टकराने का टाइम अब क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है ना। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ती है तो कॉलिजन करने का टाइम क्या होता है? कम। कॉलिजन ज्यादा तो कॉलिजन करने का टाइम, अब इसका वैल्यू कम हो गया। अब आप बताओ मुझे, अगर टाउ का वैल्यू कम हो गया, यहां से देख के बताओ, अगर टाउ का वैल्यू कम हो गया तो बताइए रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या? टाउ और रेसिस्टेंस इनवर्सली है, एन में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो जैसे जैसे आपने टाइम को कम किया, यानी जैसे जैसे रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ वैसे वैसे रेसिस्टेंस, इसीलिए कंडक्टर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से, और चूंकि आपको पता है एल ए को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना है वो रेसिस्टिविटी है, तो रेसिस्टेंस बढ़ा है तो रेसिस्टिविटी भी, इसीलिए ये भी बढ़ जाता है। यानी क्या कंडीशन बनता है पता है? जब आप किसी कंडक्टर को गर्म करते हैं ना, पूरा अगर कोई कंसेप्चुअली समझना चाहता है तो ऐसे याद रखेगा, जब पूरे किसी कंडक्टर को आप गर्म करते हैं, उसकी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो एन तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉलिजन होने के कारण कॉलिजन का टाइम कम हो जाता है, और टाइम कम होने के कारण रेसिस्टेंस, और इसीलिए इसका रेसिस्टेंस बढ़ा और रेसिस्टिविटी भी बढ़ा। तो एक कंडक्टर में, अब जो इतना अच्छा डीप में याद रख सकता है अच्छी बात है, नहीं याद रख सकता है तो सिर्फ एक बात याद रखेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी, और अगर आप टेम्परेचर घटाएंगे तो फिर उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी, और घटते घटते सुपर कंडक्टर बन जाता है। जब रेसिस्टेंस बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाए या जीरो हो जाए तो कैसा मटेरियल? सुपर कंडक्टर। तो आपको यह कहा जाएगा कि बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। अच्छा, ऐसे ही अगर कोई पूछे आपसे नॉन कंडक्टर या सेमी कंडक्टर, दोनों का सेम है, अब बताओ नॉन कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं क्या? नहीं। नॉन कंडक्टर में अगर सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते तब तो वो कंडक्टर रहता, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड रहते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री। तो जब आप हीट देंगे तो उसका बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसका मतलब वहां पर एन का वैल्यू सेम रहेगा या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से एन का वैल्यू वहां, लेकिन एन का वैल्यू भी बढ़ा, भगदड़ भी मची, इसका मतलब इसका भी रिलैक्सेशन टाइम क्या? अब आपको देखना यह है कि एन का वैल्यू बढ़ने से, यहां देखो, एन का वैल्यू बढ़ने से आर पे क्या फर्क पड़ा? एन का वैल्यू बढ़ा तो आर का वैल्यू, अरे इनवर्सली है ना, तो एन का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा आर का वैल्यू आपका, और आर का वैल्यू अगर आपका कम हो गया तो आपकी रेसिस्टिविटी भी। अब कोई बच्चा ये भी सोचेगा सर रिलैक्सेशन टाइम तो है, अब यहां पर यह देखना पड़ता है कि इन दोनों में ज्यादा इफेक्टिव कौन है। आप मुझे बताओ क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इफेक्टिव होगा? एक कंडक्टर की बात करें या नॉन कंडक्टर की बात करें या किसी मटेरियल की बात करें, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने? किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा होता है ना, तो इन दोनों में अधिक डोमिनेटिंग कौन है? अधिक डोमिनेटिंग है एन। इसलिए यहां पर एन कांस्टेंट था तो मैंने एन का इफेक्ट नहीं देखा, लेकिन यहां पर एन का इफेक्ट ज्यादा प्रभावशाली होगा। अगर आप एन के इफेक्ट को देखोगे तो एन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, और एन के बढ़ जाने से रेसिस्टेंस का वैल्यू कम हो रहा है और रेसिस्टिविटी भी। तो आपको याद क्या रखना है, एक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ा, उसी प्रकार से नॉन कंडक्टर या सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो रेसिस्टेंस कम हो गया और रेसिस्टिविटी भी कम हो गया। तो ये इसकी पूरा एक्सप्लेनेशन है, और आपको नोट करके वैसे तो पॉइंट ये याद रखना है, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है और नॉन कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घट जाता है, नॉन कंडक्टर या सेमी कंडक्टर में। पहले आप इसको लिख लीजिए और फिर नीचे आप नोट करके लिख लीजिएगा। यहां पर ज्यादा इफेक्टिव कौन था? एन, इसलिए हमने इसके इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया, हमने सिर्फ इसके इफेक्ट को कंसीडर किया। यहां पर इफेक्टिव कौन था? यहां तो ये चेंज ही नहीं हो रहा था, इसलिए यहां पर ज्यादा इफेक्टिव ये था, है ना। तो देखा जाता है कौन ज्यादा इफेक्टिव है, तो ज्यादा डोमिनेटिंग यहां पर था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर डोमिनेटिंग है आपका रिलैक्सेशन टाइम। वो आपको दिमाग में रखना होगा। एक्सपेरिमेंटली जो हम देखते हैं उसी को एक्सप्लेन किया जाता है थ्योरी के बेसिस पे, तो वही चीज है आपके सामने। लिख लीजिए फटाफट, टेबल बना लो आप, कंडक्टर एन टाउ रो रेसिस्टेंस सब लिख लीजिए। एन कांस्टेंट रहता है कंडक्टर का, याद रखिएगा। टकराने से नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ता है तो कॉलिजन का टाइम कम हो जाता है, इसीलिए रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, और ये कम होने से रेसिस्टेंस बढ़ गया। ऐसे आपको दिमाग में रखना है, और फिर नोट करके मैं डायरेक्ट पॉइंट लिखवा देता हूं, जो चाहे वो सिर्फ छोटा सा पॉइंट भी याद रख सकता है। पहले इसको लिख लीजिए,
ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से एक है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर में क्या होता है और नॉन कंडक्टर में क्या होता है। कंडक्टर में एन इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि उसका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा होता है कि ऑलमोस्ट टेम्परेचर देने से भी वो कांस्टेंट ही रहेगा, ऑलरेडी फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उसके मैक्सिमम। नीचे लिख लीजिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, लिख लो फटाफट एक लाइन, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, on increasing the temperature, resistance and resistivity of conductor increases. Resistance and resistivity of conductor increases. Resistance and resistivity of conductor increases. But लिख लो, but resistance and resistivity of semiconductor, but लिखो, but resistance and resistivity of semiconductor और नॉन कंडक्टर, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए SC और NC करके, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर क्या, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस ना। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इतना टाइम मेरे पास थोड़ी है, मुंह बंद करो नहीं तो आके पीटना शुरू कर दूंगा। देखिए तुम बेहुदा सबका फोन के रिंग पे ध्यान रहता है, मारेंगे एक थप्पड़ आके मुंह लाल कर देंगे। देखिए अगला आप सब हेडिंग डालो। आगे मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा पढ़ाने वाला हूं किरचॉफ लॉ, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पहले निकालना सिखाता हूं। लिखो तो आप सब, एक हेडिंग डालो। सबसे पहले लिखिए किरचॉफ लॉ। करंट के बारे में किरचॉफ ने 2 लॉ दिया था, पता है आप लोगों को? लिखिए तो, किरचॉफ्स लॉ। कितने लॉ हैं इसके? 2। आप सब याद करके जाओगे, 2 मार्क्स में पूछता ही पूछता है। सबसे पहले लिखिएगा फर्स्ट लॉ। इसके 2 लॉ बताने वाला हूं, दोनों आप ध्यान रखेंगे, बहुत थ्योरेटिकल है, माइंड में अच्छे से रखना है। सुनो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, तब आप ये लिखोगे। फर्स्ट लॉ को एक और नाम से जानते हैं, करंट लॉ। इसी को क्या कहते हैं? इसको एक और नाम से जानते हैं, जंक्शन लॉ। समझे? ऐसे लिखा रहेगा, राइट डाउन किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या लिखा रहेगा राइट डाउन किरचॉफ करंट लॉ, या लिखा रहेगा राइट डाउन किरचॉफ जंक्शन लॉ। तीनों लिखा रहे उसका सेम आंसर। इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार लिखा रहता है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। क्या होता है ये पहले आप समझो, आपको पता लग जाएगा खुद ही। मान लीजिए एक वायर से करंट आ रहा है, आप पहले भी पढ़े थे, करंट स्केलर है कि वेक्टर? करंट कैसा क्वांटिटी? तो मान लीजिए करंट यहां पर आया I1, और मान लीजिए यहां पे आने के बाद कुछ करंट इधर चला गया, मान लेते हैं वो करंट I2 है, और कुछ करंट यहां से निकल के इधर चला गया, मान लीजिए ये करंट कितना? जंक्शन समझते हैं? अरे आप लोगों को जंक्शन पता है, जहां पे आके ज्वाइंट मिलता है, वही ना? तो यहां पर हमारा जंक्शन बन रहा है, तो जंक्शन पे कितना करंट रुकेगा ये बताओ? क्या यहां पर कोई करंट रुकेगा या सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? इसका मतलब जंक्शन पे अगर आपसे पूछा जाए कि नेट करंट का वैल्यू बताइए, तो आंसर, एग्जांपल सुनो, मान लीजिए 10 एम्पियर करंट आया, लॉजिकली समझो, कितना एम्पियर आया? और मान लीजिए इधर करंट चला गया 2 एम्पियर, मान लीजिए ये 10 एम्पियर आ रहा था, इधर गया 2 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा? अब मैं ये कहना चाहता हूं, मान लो इनकमिंग करंट को मैंने पॉजिटिव ले लिया और आउटगोइंग को मैंने माइनस ले लिया, तो 10 आया और -2 गया और -8 गया, तीनों का नेट 0। जितना करंट आ रहा है, ये 10 एम्पियर का करंट आया, यही करंट कुछ आगे चला गया और कुछ इस ब्रांच में चला गया, तो यहां पर कोई करंट बचेगा क्या? किरचॉफ ने फर्स्ट लॉ में यही कहा था।
सिंपल सा लॉजिक था ये तो। यहां पर जंक्शन पर कोई भी करंट बचता नहीं है, वो सारा करंट डिस्ट्रीब्यूट होके उस जंक्शन पे नेट करंट कितना बना लेता है, फर्स्ट लॉ यही है। चूंकि यहां पर बात जंक्शन का किया गया इसलिए इसको क्या कहते हैं, जंक्शन लॉ। यहां पर चर्चा करंट के बारे में किया जा रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं। तो करंट लॉ के बेसिस पे आप कह सकते हैं किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट का सम 0 होना है, लेकिन कंडीशन है आने वाले करंट को अगर प्लस लेंगे तो जाने वाले को माइनस। क्या हम अपोजिट भी कर सकते हैं, अरे हम अपोजिट भी कर सकते हैं, आने वाले करंट को माइनस ले ले तो फिर जाने वाले करंट को, आपकी चॉइस है। तो आप दोनों में से डायरेक्शन किसी का भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये याद रखना है कि जंक्शन पे कोई करंट बचता डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर आने वाली करंट 10 एम्पियर है तो इधर अगर 2 गई ना तो एकदम फिक्स है कि इधर से आपका 8 एम्पियर करंट पास हो रहा होगा। यानी जंक्शन पे किसी करंट को स्टोर नहीं होना है, वहां पे कोई करंट रिमेनिंग नहीं होना चाहिए। यही फर्स्ट लॉ था। क्या था, जितना भी करंट है जंक्शन पे उन सब का अलजेब्रिक सम क्या होगा, दैट्स इट। अब यहां पर 3 करंट है तो मैं क्या लिखूंगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का सम, नेट करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। याद कर लो अभी किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग नेट करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू, यही है सिंपल। अब इसको सेंटेंस बना के आप जैसे लिख दो, लिखिए नीचे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, the algebraic sum of, यहां पर जो मैं सम करूंगा वो वेक्टर का नहीं होगा, सिंपल सम होगा, algebraic sum। according to this law, the algebraic sum of, the algebraic sum of all current, the algebraic sum of all current at the junction, the algebraic sum of all current at the junction of current carrying wire, of current carrying wire, of current carrying wire is always equal to 0, is always equal to 0। बना दीजिए फिगर, यह है आपका जंक्शन, इसी पॉइंट को क्या कहेंगे बताइए, इस जंक्शन पे नेट करंट, तो आपको यही लिखना है आई नेट एट जंक्शन इज इक्वल टू, कितना करंट है, जो भी करंट है सबको सम कर देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू, खत्म। 3 करंट है, तीनों का सम 0, जितना भी करंट वहां पे आएगा सबका सम 0 लेंगे। बस आपको यह ध्यान रखना है आने वाले करंट को अगर आप प्लस ले रहे हैं तो जाने वाले करंट को माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, जितना करंट आएगा बाद में उतना ही इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। उस जंक्शन के पास जितना करंट आ रहा है हर ब्रांच से मिलकर निकलता भी उतना ही है। अगर 10 एम्पियर का करंट आ रहा है तो इधर से अगर मान लीजिए 2 एम्पियर गया तो इधर से 8 एम्पियर जाएगा, फाइनली वो 10 ही जाएगा टोटल, तो नेट करंट वहां पे क्या बना रहेगा। अच्छा बताओ तो करंट किससे डिफाइन होता है, आई मीन करंट का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो क्या था, चार्ज अपॉन, अरे चार्ज फ्लोन अपॉन, यही था ना। इसका मतलब क्या करंट का फंडा चार्ज पे डिपेंड करता है। तो एक चीज और पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसके प्रिंसिपल पे आधारित है, चार्ज कंजर्वेशन पे। पढ़े थे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ में हम करंट का बात कर रहे हैं और करंट किससे बनता है, इसलिए ये किस प्रिंसिपल पे आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, नीचे लिख लीजिएगा नोट करके और एकदम याद करके जाना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है एक कम से कम लिखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन, चूंकि यहां पे करंट का चर्चा हो रहा है और करंट आता है चार्ज से, इसलिए चार्ज पे बेस्ड है, ऐसे करके दिमाग में रखो। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, चार्ज। इट इज बेस्ड ऑन द, एक चीज और इसमें ऐड कर दो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कैसे हम समझेंगे कि चार्ज पे बेस्ड है बताओ, अरे क्योंकि इसमें किसका चर्चा है,
और करंट किससे बनता है, इसलिए चार्ज के प्रिंसिपल बेस्ड है, याद रहेगा। नेक्स्ट लिखिए सेकेंड लॉ इसी का, किरचॉफ्स का सेकेंड में लिखिएगा सेकेंड लॉ। बताओ सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ को एक और नाम से जानते हैं क्या, बोलो बोलो, वोल्टेज लॉ। क्या कहते हैं, यहां पे किसका चर्चा है, वोल्टेज का। इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, लूप लॉ। इसका भी 3 नाम है, याद रखिएगा। इसको आप वोल्टेज लॉ भी कह सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना। इसमें क्या है, जैसे वहां पर क्या था, एक जंक्शन पे सारा करंट 0, यहां पर क्या है पता है, वोल्टेज का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे वोल्टेज जो भी आपने लिखा था वो क्या था, V इक्वल टू IR जो आप लिखते थे उसमें V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर प्रिंसिपल क्या है पता आपको, किसी भी लूप में, जैसे मान लीजिए एक रेसिस्टेंस है और एक बैटरी, लूप समझते हो आप लोग। अरे लूप का मतलब बंद घेरा, जो चारों तरफ से, मान लीजिए ABCD A एक लूप है कि नहीं। जैसे यहां से आप चलना शुरू किए और ऐसे यहीं तक पहुंच गए, क्या बन गया ये, यहां से चलना शुरू किए घूम फिर के यहीं पहुंच गए, क्या बन गया, जो कंप्लीटली राउंड करके घिर जाता है वो क्या बन जाता है, लूप। तो वो कह रहा है कि अगर आप किसी लूप के चारों तरफ, किसी क्लोज्ड लूप के चारों तरफ अगर आप घूम जाएंगे तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज मींस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, उस सभी का सम 0 होगा। वहां पर क्या 0 था, करंट का सम, और यहां पर क्या 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस का सम। याद करो सब, फर्स्ट लॉ में क्या 0, करंट का सम किसी जंक्शन पे, और यहां पर क्या 0, पोटेंशियल डिफरेंस का सम किसी भी लूप में। लूप समझे, लूप का मतलब कोई बंद घेरा, तो वही आपको लिखना है, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फटाफट लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, according to this law the algebraic sum of potential difference, the algebraic sum of potential difference across the closed loop, across the closed loop, across the closed loop is always equal to 0, is always equal to 0। बना के दिखा दीजिए फिगर। जैसे मान लीजिए इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसका करंट है I, इसका रेजिस्टेंस है R, ये करंट फ्लो कर रहा है। लूप आप समझते हो ना, देखो देखो यहां पर ना लूप का नाम रखना पड़ता है। जैसे यहां से शुरू करेंगे, देखो A B C D और फिर क्या A। तो अगर मैं लिखूं इन लूप, लूप कहां से कहां बना, ABCD और क्या, एक लूप की खास बात, जहां से शुरू होते हैं वहीं जाके, इन सभी में सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या, यहां पर मान लीजिए वोल्टेज भी है और यहां पर कितना होगा वोल्टेज, एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना I इंटू दोनों का सम कितना 0। अरे यहां पे वोल्टेज भी है और यहां पे कितना है IR, इन दोनों का सम निकालेंगे तो कितना आएगा 0। आपको ये पता है, ये बैटरी का बड़ा वाला पोल को पॉजिटिव लेते हैं, छोटे वाले पोल को ये साइन लेने आता है आप सबको। फिर ये करंट जहां पे इन करता है वो प्लस, और जहां से करंट फिर आउट होता है वो। अब देखिए लूप में कैसे बनाते हैं, जैसे देखो A से B, लूप ऐसे देखते हैं, देखिए A से B, तो A से B तो कुछ भी नहीं है, फिर B से C, B से C में साइन कौन सा है, इधर या उधर कोई भी साइन ले सकते हैं। मान लीजिए मैं उस तरफ का ले रहा हूं तो साइन कौन सा है, माइनस, लिख दूंगा माइनस I इंटू, फिर C से D कुछ भी नहीं है, फिर D से A, उधर का साइन कौन सा, प्लस V, और इन सभी का सम कितना, एक रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना IR, एक बैटरी का V, इन सब का सम इक्वल टू, तो ये आपका कौन सा लॉ है, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ सभी का पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन पे सारा करंट का सम 0। अच्छा ये बताओ ये किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वोल्टेज का मतलब क्या, बैटरी से वोल्टेज मिलती है मतलब क्या, बैटरी से हमें एनर्जी मिलती है ना, तो ये बेस्ड है चार्ज के कंजर्वेशन पे या एनर्जी के। लिखिए इट इज बेस्ड ऑन, नोट करके लिख लीजिएगा,
और दोनों को जरूर याद रखना, ऑब्जेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों में से एक कंफर्म आएगा, लगातार पूछा है 5 साल से। लिखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, it is based on the principle of law of conservation of energy, law of conservation of energy। जो किरचॉफ सेकेंड लॉ है वहां पे वोल्टेज का बात होता है, इसलिए एनर्जी पे बेस्ड है, और जो फर्स्ट लॉ है वहां करंट का बात होता है, और करंट का मतलब चार्ज है, इसलिए किस पर बेस्ड है? चार्ज पर। याद रहेगा, फर्स्ट लॉ में किसका चर्चा था? करंट का। अरे फर्स्ट लॉ में किसका चर्चा था? करंट किससे बनता है, इसलिए वहां पर करंट का सम 0 था और चार्ज पे बेस्ड था। और यहां पर किसका चर्चा है? पोटेंशियल डिफरेंस। किसका चर्चा है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा? 0। और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है, वोल्टेज आपको बैटरी देती है, और आपको पता ना बैटरी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है ना। तो ये किस पर बेस्ड हो गया? एनर्जी पे। दोनों लॉ जरूर याद करके जाना। अब तक आपको मैंने जितना करवाया था उसमें करंट डेंसिटी बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन, और आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों, और दोनों का किस पे बेस्ड है वो भी याद कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इतना कर लीजिएगा, है ना। अगले क्लास में हम इससे आधारित कुछ आपको क्वेश्चन बताएंगे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और वी टेस्ट। बस अब लास्ट 2 टॉपिक बचा, उसमें एक वी टेस्ट ऑन ब्रिज पढ़ाना है और एक हीटिंग इफेक्ट पढ़ाना है बस। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। आप सब रिवीजन करना, अब मैं थोड़ा सा आपको रफ्तार में पढ़ाऊंगा, है ना। तो अब आप अपनी थोड़ी सी रिवीजन कर करके आना।